जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं, दो कदम का ये सफर है, उम्र छोटी सी डगर, उठ जसाने सताता है क्यों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी क्लास यूट्यूब क्लास से क्लास जोधपुर में। जिस टॉपिक हम पहले बात कर रहे थे वापस आज एक नया टॉपिक लेंगे जो एयरफोर्स, नेवी और जो एसएससी, रेलवे सब में आता है, कार्डिक इक्वेशन। टॉपिक का नाम है कार्डिक इक्वेशन। तो बात करते हैं उस टॉपिक की, कार्डिक इक्वेशन की। ठीक है, तो चलो आज जो अपना टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, EQUATION, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। सबसे अलग टॉपिक एयरफोर्स नेवी वाला चैप्टर में आता है, जो स्टूडेंट में दे रखा है, एसके में दे रखा है, सब में दिया हुआ टॉपिक है, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कहते हैं द्विघात समीकरण। तो इसमें देखना, द्वि मतलब दो, घात मतलब पावर जो उसके ऊपर लगती है, जैसे 2 की पावर n कुछ भी, ये क्या हो गई, ये हो गई पावर। दो, ये द्वि मतलब दो, घात मतलब पावर। समीकरण देखना, त्रिघात समीकरण। अगर मैं बात करूं त्रिघात समीकरण, भाई ये द्विघात है, चैप्टर का नाम द्विघात है, अपन त्रिघात देखते हैं। देखना, त्रिघात मतलब 3 घात। यहां लिखता हूं मैं, जैसे ax की क्यूब त्रिघात है, तो जो चर राशि है x एक चर राशि है, a तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, a का मान 1 ले लो, 2 3 4 जितना लेना है, a का मान यहाँ कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये है ना, ये x, अपन त्रिघात समीकरण की बात करेंगे तो a b c कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जो घात आएगी ना x की पावर, वो कितनी आएगी, 3, सिर्फ त्रिघात में। तो ax की क्यूब, bx का a कम कर लो स्क्वायर, फिर cx की पावर 3 2, a कितनी जाएगी 1, तो cx ही हो गया, प्लस d बराबर 0। अगर बराबर 0 नहीं लगाऊंगा तो ये हो जाएगा एक्सप्रेशन। इसको अगर यहाँ इक्वल में 0 नहीं आएगा ना, तो ये होता है एक्सप्रेशन बोलते हैं इसको। अगर मैं इसका इक्वल में 0 लगा दूं तो ये इक्वेशन बन जाती है, समीकरण बन जाता है। अगर यहाँ इक्वल 0 नहीं लगाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, अगर यहाँ इक्वल 0 नहीं होता क्या बन जाता है, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। अगर इक्वल 0 लगाए तो समीकरण बन जाती है। तो ये है त्रिघात समीकरण। फिर बात करते हैं द्विघात। अपन जो टॉपिक है अपना, जो चैप्टर है, वो है द्विघात समीकरण। तो देख लो, इससे फिर बन जाएगा कि द्विघात समीकरण कौन सी होती है। ये a कुछ भी हो सकता है, ये x की पावर कितनी लूँगा, फिर 2, फिर b, फिर x, फिर a कम कर दी, यहाँ 3 थी, फिर 2, फिर 1, फिर है ही नहीं, x ही चला गया, फिर ये 2, फिर 1, फिर ये हो जाएगा c, मतलब x है ही नहीं, तो c यहाँ कुछ भी हो सकता है, बराबर 0। अगर बराबर 0 नहीं है तो ये एक्सप्रेशन है, अगर इक्वल 0 लगा दूँ तो ये क्या बन जाता है, इक्वेशन, जिसको समीकरण बोलते हैं। ठीक है, याद का टॉपिक है, द्विघात मतलब 2, घात मतलब पावर, ये समीकरण हो गई इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें चैप्टर में है क्या क्या इसमें होता है वो देखना, मैं बताऊंगा कि इस चैप्टर में क्या क्या दिया हुआ है। अरे ये तो भी खराब है, डस्टर कहाँ गया। देखना, द्विघात समीकरण थी ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, अब इसके अपन मूल चेक करेंगे कि जो इसके मूल है, माना लिख लो यहाँ, माना जो दी हुई समीकरण है, जो दी हुई समीकरण है
कौन समीकरण, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो समीकरण दी हुई है, माना दी हुई समीकरण के मूल, इसके मूल मानने पड़ेंगे भाई। मूल मान लेता है अल्फा और बीटा, इसको बोलते हैं बीटा। अल्फा और बीटा जो है वो इस समीकरण के, जो समीकरण दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका क्या है, मूल है। कौन से हैं, अल्फा और बीटा। ठीक है, अब ये जो समीकरण है ये वास्तविक है, अवास्तविक है या काल्पनिक है। अब उनको मालूम करना पड़ेगा कि ये काल्पनिक है, वास्तविक है या अवास्तविक है। तो देखना, अवास्तविक मतलब काल्पनिक। ठीक है, काल्पनिक के लिए चैप्टर आएगा अलग से, सम्मिश्र संख्या जिनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, आयोटा से उसको डिनोट करते हैं। समीकरण होगी उसकी पी प्लस आयोटा डी, कुछ भी मान लो, ए प्लस आयोटा बी कुछ भी मान लो, या सी प्लस आयोटा डी कुछ भी, लेकिन आयोटा जिसमें आ गया ना वो एक काल्पनिक है, वो एक अलग चैप्टर है। कॉम्प्लेक्स नंबर वो अलग से कराएंगे। ठीक ना, कि माना जो दी समीकरण है ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके मूल क्या है, अल्फा और बीटा इसके मूल है। तो ये देखने से मूल क्या करेंगे, मूल अपन में देखते हैं कि मूल वास्तविक है या काल्पनिक, वास्तविक है या काल्पनिक, ये अपन क्या करेंगे, चेक करेंगे। क्या करेंगे, चेक करेंगे मूल क्या है, वास्तविक है या अवास्तविक है, ये अपने उसमें मूल चेक करेंगे। तो इसके लिए देखना, चेक करेंगे कि मूल वास्तविक है या अवास्तविक। तो इसके लिए देखना ज़रा, ठीक है। ये वो समीकरण थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक्सप्रेशन ए इक्वल 0 लगा दिया तो ये समीकरण। तो देखना, इसमें देखना बी, एक्स के पास वाला जो घात आएगा बी स्क्वायर माइनस 4, ये ए और ये सी। अगर इस बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ना, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाए, इक्वल 0। अगर वो 0 आ जाए तो मूल क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल क्या हो, 0। तो मूल क्या होंगे, वास्तविक व समान। उसके मूल क्या होंगे, वास्तविक और समान इसके मूल होंगे। अगर इक्वेशन क्या, जो इक्वेशन दे रखी है, अगर उसके मूल चेक कर रहे हैं तो पे चेक करना पड़ेगा जो इक्वेशन दी हुई है वो कैसी है। अगर वो काल्पनिक है तो आगे कुछ उसमें करना ही नहीं है, उसके मूल अपन नहीं निकाल सकते, क्योंकि जो समीकरण बनेगी वो एक काल्पनिक होगी, एक अपना आभास होगा, एक मात्र कल्पना ही होगी, उसका कोई भी मूल नहीं निकलेगा। लेकिन जो वास्तविक है पता करना पड़ेगा कि वास्तविक है या नहीं है। तो बी स्क्वायर, ये बी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, अगर ये 0 है, अगर ये इक्वल, ये 0 के बराबर आ जाए, मतलब इसका जो मान है वो 0 आ जाए, तो मूल क्या होंगे, वास्तविक और समान होंगे। एग्जाम क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर ये पहली कंडीशन है, ये कंडीशन कौन सी है, पहली, कि 20 का माइनस 4 इक्वल टू 0, तो वह मूल क्या होंगे, वास्तविक और समान। अगर यहाँ कंडीशन दे दे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac है, यही ये इसका मान 0 से ऊपर, मतलब हाफ आ जाए, आधा, 1, 2, 3 कुछ भी, लेकिन किससे, 0 से बड़ा। अगर 0 आ जाएगा तो भी मूल वास्तविक है और क्या है, समान है। लेकिन अगर इक्वल 0 आ गया तो क्या होगा, तो जो मूल है अल्फा और बीटा जो भी है वो क्या है, वो वास्तविक तो है भाई, है, उनकी वैल्यू है भाई, पता है कि 0 से अबव, अपने पास 0 से अबव कोई संख्या आएगी तो वास्तविक वो क्या होगी, असमान। अब क्या 0 से जो कम होता है, अगर अब जो नेगेटिव सेंस में चला गया, क्या उसकी कोई वैल्यू है, क्या उसकी कोई वैल्यू है, नहीं। अब जिसके पास 0 है, 0 है, कुछ भी बच्चे का कुछ तो है, 0 भी नहीं हो, जिसके पास कुछ नहीं है वो तो वैसे ही जा रहा है। किसने कर्ज ले रखा है, उसके पास कुछ नहीं है भाई, कर्ज लिया हुआ है, वो माइनस में है, उसका कोई अस्तित्व है क्या, नहीं। जिसके पास कोई घर पे कर्जा नहीं है, मतलब उसके पास कुछ भी नहीं, कर्जा नहीं है, लेकिन वो माइनस में नहीं है, उसकी वैल्यू उसमें है। तो इक्वल 0 आ गया तो मूल वास्तविक और समान, उसकी वैल्यू है। ज़्यादा ही आ गया तो मूल क्या होंगे, मूल तो वास्तविक होंगे लेकिन असमान होंगे। अगर तीसरी कंडीशन की अगर मैं बात करूं, ये नोट लगा के लिख लेना यहाँ पे। तीसरी कंडीशन
कि अगर बी स्क्वायर माइनस जो 4ac है इसकी वैल्यू अगर जीरो से, इसकी वैल्यू जीरो से छोटी आ गई, कम आ गई, देखना इसमें जीरो बड़ा है, तो जो मूल होंगे, तो मूल क्या होंगे, वास्तविक कह दो या काल्पनिक कह दो। इसके मूल क्या होंगे, वास्तविक और काल्पनिक। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो आ गया तो मूल वास्तविक और समान होंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो आ गया, जीरो से बड़ा उसकी वैल्यू आ गई, तो वो क्या होंगे, वास्तविक और असमान। अगर उसकी बात करूँ कि बी स्क्वायर माइनस जो 4ac है, जो इस समीकरण तो द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से अगर वो निकला है उसका, अगर वो जीरो से छोटा है तो उसके मूल क्या होंगे, काल्पनिक। अब काल्पनिक का जो साइन है वो क्या होता है, ऐसे होता है आयोटा, इसको बोलते हैं आयोटा। आयोटा 12th में पढ़ोगे, 11 12th में पढ़ लिया होगा, एयरपोर्ट ने वाला चैप्टर है, देखना, इसको आयोटा बोलते हैं। एक काल्पनिक सम्मिश्र संख्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको बोलते हैं। तो ये हो गया, ये देखना मूल चेक कैसे करते हैं। मूल चेक का काल्पनिक, अगर इसके बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करेंगे, अगर वो जीरो से छोटा हो गया तो वो काल्पनिक है, उसके आगे कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, मूल क्या होंगे, वास्तविक और समान होंगे। तो देखना इस क्वेश्चन के अंदर मूल, चलो अब इसके मूल क्या होंगे, ये मूल क्या है, अल्फा व बीटा, मूल क्या हो गया, अल्फा और बीटा। अब यहाँ बात करते हैं मूलों का योग। देखना मूलों का योग है, मूल अल्फा प्लस अल्फा और बीटा है, तो मूलों का योग मतलब ये मूल है अल्फा और बीटा, इनका क्या योग। तो मूलों का योग कैसे निकालते हैं, देखना जरा, ये बी है, यहाँ लगा दूंगा साइन लगाऊंगा माइनस का, माइनस बी अपॉन ए, माइनस लगा दूंगा पहले, बी अपॉन ए, बी अपॉन ए करना है और साइन का लगा दो, माइनस का इसमें लगा दो। फिर बात करते हैं मूलों का गुणनफल, मल्टीप्लिकेशन, मूलों का गुणनफल। इसकी अगर मैं बात करूं मूलों के गुणनफल की, मतलब ये मूल अल्फा और बीटा, इसका क्या गुणा, ये मल्टीप्लाई ध्यान रखना है इसका। चलो ऐसा कर लो, ऐसा मत करना, अल्फा पर डॉट लगाना, अल्फा गुणा बीटा क्या हो जाएगा, मूलों का गुणनफल सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, और यो क्या होगा, माइनस का बी अपॉन ए, मतलब अपॉन में तो ए आएगा ही। ठीक है, योग पूछ रहा है तो अपॉन में तो ए फिक्स है, उसमें योग में क्या कर दो, ऊपर क्या कर दो, बी कर दो, लेकिन माइनस लगा दो, और गुणनफल में क्या कर दो, ऊपर सी लगा दो, नीचे तो अपॉन में क्या रहेगा, बट्टे में ए रहेगा। तो ये है मूलों का योग और ये मूलों का समीकरण, जो गुणनफल है मूलों का गुणनफल सी अपॉन ए और योगफल माइनस का बी अपॉन ए। अब ये द्विघात समीकरण एक्स का प्लस बी एक्स प्लस सी है ना, ठीक है, इसके मूल वो चेक कर लिया अपन ने। अगर इसके मूल, इसके जो मूल है, इसके मूल यदि अल्फा व बीटा है, अल्फा और बीटा है, तो द्विघात समीकरण क्या होगी, तो द्विघात समीकरण कौन सी, जो मूलों से बनी है, अल्फा बीटा के मूल हैं, वो समीकरण क्या होगी, तो वो होगी, देखना, समीकरण सबसे इम्पोर्टेंट, एग्जाम में मूल देते हैं, उन मूलों को इन समीकरण में रखो और समीकरण बनाओ। ये अभी रेलवे में बहुत क्वेश्चन आए हैं, एसएससी में भी सीधा एक्स का क्वेश्चन है, पूछता है। देखना, ये होगी एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, तभी निकालना पड़ता है मूलों का योग, एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा बराबर 0। ये वो इक्वेशन होती है जिसके मूल अल्फा और बीटा होते हैं। ये समीकरण दी हुई होगी, ठीक है, इसमें मूलों का योग निकालो, अल्फा प्लस बीटा निकालो और मूलों का गुणनफल, ये रहा मूलों का गुणनफल, ये रहा मूलों का योग। समीकरण वही है, ए एक्स स्क्वायर वो बी एक्स सी, वही समीकरण है, लेकिन यहाँ मूलों का योग देखना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही है। देखना,
एक्स स्क्वायर बनेगा ना, एक या एक क्या है, एक है, एक की वैल्यू कितनी है यहाँ पे एक, या अगर मैं यहाँ पर एक की वैल्यू अगर एक रखूँ तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर, बी भी कितना है, एक ही है, तो ये एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन बनी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब ये सी क्या है, अल्फा गुणा बीटा वाला सिस्टम है, देखना इसका एक रख लिया तो ये आ गया। अब यहाँ अल्फा प्लस बीटा करेंगे ना, अल्फा प्लस बीटा वो करेंगे तो माइनस बी अपॉन है, तो ये यहाँ प्लस का समीकरण लेंगे, यहाँ किसका लगे माइनस, क्यों, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी अपॉन है, तो यहाँ माइनस आ गया, प्लस सी क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा गुणा बीटा इक्वल टू 0, जो समीकरण इससे बनी है, इसमें ए बराबर 1 बी बराबर 1 दिया हुआ है, तो समीकरण इससे बन गई। लेकिन तो मूल समीकरण क्या होगी, अपन को मूल दिए हुए होंगे तो समीकरण पूछेगा, तो याद देखना, जिससे मैंने माना कि जो देखना भी समीकरण ये आ गई, जिसे मैंने मान लिया, समीकरण लिख लेना कि मैंने माना कि जो कोई समीकरण है उसके मूल क्या है, मूल दे अपन को दिया हुआ एग्जाम में कि मूल क्या है, जिसे मूल है इसके 5 और 7, तो समीकरण निकालो, तो देखना समीकरण क्या होगी, तो मूल 5 और 7 हो द्विघात समीकरण अपन को पूछ लेगा, तो देखना एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0, ये द्विघात समीकरण थी, तो ये मैंने लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस ये अल्फा 5 बीटा 7, ये एक्स प्लस अल्फा 5 गुणा 7, तो क्या हो गई एक्स स्क्वायर माइनस के 12 एक्स प्लस का 35 बराबर का 0, तो ये वो द्विघात समीकरण है, इसके मूल क्या है, इसके मूल क्या है 5 और 7। ठीक है, तो द्विघात समीकरण ये बन गई, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है और कई बार पूछता है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण कुछ थी, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, उसका वाला हो गया। कौन से मूल होते हैं, क्या मूलों का योग होता है, उसके मूल अल्फा और बीटा होते हैं, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए होता है, उनका मूलों का अगर गुणनफल करेंगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सी अपॉन ए होगा। मूलों की द्विघात समीकरण क्या होती है, यहाँ से एक या दो क्वेश्चन तो उठना अनिवार्य ही मान लो, यहाँ से तो उठेगा, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में इतना टाइम भी नहीं मिलेगा कि वो बड़े क्वेश्चन देगा। ठीक है, एक जो मान लेते हैं कि यदि नोट लगा के लिख लो, मूलों में क्वेश्चन दिया हुआ होगा कि यदि, ठीक है, यदि ए बी सी जो 3 पद है, इसी में नहीं, ये आगे जो चैप्टर आएगा ना आपके समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, एपीजीपी, है ना, एक हरात्मक श्रेणी, जिसको हरात्मक श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी का उल्टा, उसका विपरीत क्या है, हरात्मक श्रेणी। वो एग्जाम में कभी क्वेश्चन नहीं पूछता उसका, ना कभी आता है, बात चलती है सिर्फ समांतर और गुणोत्तर की, एपी और जीपी की। ठीक है, यदि ए बी सी 3 पद है, वो किस में है, मान लो वो समांतर श्रेणी, कहाँ पर श्रेणी आता है, कहीं पर श्रेणी आता है, तो एक के बाद श्रेणी ही होती है या श्रेणी ही होती है। यदि ए बी सी 3 पद समांतर श्रेणी में हो, किस में हो, समांतर श्रेणी में हो, तो क्या बनेगा इसका 2b बराबर, यदि कोई 3 पद जो है ना वो अगर समांतर श्रेणी में हो तो उसकी कंडीशन क्या होगी, 2b इक्वल्स टू ए। देखना, यदि ए बी सी 3 पद समांतर श्रेणी में हो, कब होंगे, तो उसकी जो कंडीशन है ना वो यही है, यदि कोई 3 पद समांतर श्रेणी में है तो लगा लो 2b बराबर a प्लस सी, उसे जो वैल्यू है वो आ जाएगी। ये पहला। मान लेता हूँ कि यदि ए बी और सी जो 3 पद हैं समांतर श्रेणी, मतलब यहाँ लिख लो एपी बोलते हैं, कहीं पे एपी लिखा, तीनों पद एपी में हो, तीनों पद समान श्रेणी में हो, बात एक ही है। समान श्रेणी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एपी से डिनोट करते हैं। 3 पद, यदि ए बी सी 3 पद जीपी में हो, जीपी मतलब गुणोत्तर श्रेणी कह दो या श्रेणी कह दो, तीनों पद गुणोत्तर या जीपी में हो, तो जो कंडीशन होगी ना वो क्या होगी, क्या हो रहा है इसका,
तो कंडीशन क्या होगी, देखना जरा इसमें, ये होगी बी स्क्वायर बराबर ए सी, या बी इक्वल टू रूट में अंडर रूट ए सी, कुछ भी कर दो। ये उसकी कंडीशन है कि यदि तीन पद यदि समांतर श्रेणी में होंगे तो उसकी कंडीशन होगी, यदि ए बी सी तीन पद यदि ए पी या समांतर श्रेणी में होंगे तो कंडीशन होगी टू बी इक्वल टू या टू बी बराबर ए प्लस सी। ठीक है, ए सी का योग कर दो और जो बी वैल्यू है सी का समीकरण में, मैंने कहा ना समीकरण में बी और ए क्या है, ए बी सी ने बताया था क्या क्या होते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तीन नाम आ रहे हैं ए बी सी। तो देख लो तीन पद यदि दे रखे हैं समान श्रेणी में तो कंडीशन होगी टू बी बराबर ए प्लस सी, यदि जीपी में दिए गुणोत्तर श्रेणी में तो बी स्क्वायर बराबर ए सी, ये उसकी कंडीशन है, देख लेना। फिर यदि ए बी सी तीन पद किसमें हो, हरात्मक, किसमें, हरात्मक श्रेणी, बाई चांस पूछ ले, कभी नहीं पूछेगा लेकिन नॉलेज के लिए जरूरी है, ए बी सी तीनों पद हरात्मक श्रेणी में हो, किसमें, हरात्मक श्रेणी में हो, तो जो कंडीशन है वो देखना क्या होगी, जो कंडीशन है वो क्या होगी, टू, ठीक है। अब अपने उसमें क्या कहता है, टू बी बराबर प्लस सी किया था ना, टू बी बराबर ए प्लस सी, टू बी लगाया था यहाँ पे, देखना मैंने क्या कहता ए प्लस सी, ये किया था, उल्टा कर दो, ये यहाँ से बी हटाया अपॉन में कर दिया, ये भी यहाँ ऊपर है नीचे कर दो, मैं कहता इसका उल्टा है, ये सी है इसका उल्टा कर दो, तो ये ए बी सी तीन पद हरात्मक श्रेणी में होंगे तो उसकी कंडीशन क्या होगी, टू अपॉन में बी बराबर वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन सी, ये कंडीशन अप्लाई कर दो। देख लो अगर ये कंडीशन वहाँ अप्लाई हो रही है, जो समीकरण है जो वो इस रूप में अगर बन रही है तो वो पद हरात्मक श्रेणी में है। और जो ए बी सी तीन पद समान श्रेणी में कब होंगे, जब ये कंडीशन क्या निकलेगी, टू बी बराबर ए प्लस सी। और जो समीकरण जो ए बी सी तीन पद है वो गुणोत्तर श्रेणी में कब होंगे, जब उसकी कंडीशन क्या अप्लाई होगी, बी स्क्वायर बराबर ए सी। ठीक है, ये जितनी मुझे बतानी थी ये इतना ही इसका था, ज़्यादा कुछ नहीं था। हमेशा एक चीज़ याद रखनी, एक चीज़ नोट लगा के लिख लो, नोट लगा लिख लो कि ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये वो समीकरण है ए एक्स प्लस स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में, देखना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये समीकरण थी, समीकरण यही आती है, ये समीकरण है में यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में यदि, याद रखना समीकरण देख लेना, समीकरण में यदि इस ए इस बी और इस सी तीनों को जोड़ के देखना, इसका मतलब नहीं है ए यहाँ पे 2 हो, ठीक है, यहाँ पे बी का मान 1 हो, यहाँ पे सी क्या हो गया -3 हो जाए, तो 3 में 3 गए 0। तो यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में यदि ए प्लस बी का मान यदि 0 आ रहा है तो मूल क्या होंगे, तो मूल देखे ना, तो मूल एक तो होगा, तो मूल 1 व सी बटा ए होंगे। ये हमेशा देख लेना कि समीकरण देखना, यदि एक इतना टाइम नहीं मिलेगा वहाँ पे कि तुम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन कर सको, दिमाग से करना। यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी समीकरण दी हुई हो तो सब में अप्लाई है, एक में नहीं है। अगर यहाँ पे ए बी सी अगर तीनों की वैल्यू, अगर यहाँ पे तीनों का योग करना, जोड़ करना, अगर 0 आ गया ना तो उस समीकरण के मूल एक तो 1 होगा, 1 कन्फर्म है 1। और बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार आ चुका है, मैंने भी एग्जाम कई दिए, उन्हें भी ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, एक तो 1 होगा और दूसरा सी बट्टा ए, मतलब एल्फा प्लस बीटा, जो एक तो योग क्या निकलेगा समीकरण का, एल्फा प्लस बीटा, एक एल्फा गुणा बीटा ये होते हैं। तो एल्फा गुणा बीटा क्या, सी अपॉन है, तो वो तो करना पड़ेगा, सी अपॉन है, मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, लेकिन ये है ना, ये अलग है। ठीक है, जैसे देखना यदि मैं 1 - 1 करूँ और 1 का गुणा करूँ -1 है, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, ये क्या होगा -1,
तो इसमें सी अपन में -1 हो सकता है, लेकिन 1 -1 क्या होगा, ये 0, योग में अलग है। योग में ये मत थोड़ी है कि अगर योग 0 आ गया तो गुणा भी 0 आएगा, ये नहीं हो सकता। देखना 1 -1 0 होता है, लेकिन 1 गुणा -1 क्या होता है, -1 ही होता है। तो ये इसमें ऐसा ही है कि अगर यदि समीकरण x² + bx + c में यदि a + b, a b और c तीनों का योग करो, अगर 0 आ रहा है तो समीकरण का मूल एक तो 1 होगा, दूसरा c/a होगा। ये याद कर लेना, ठीक है। ये हो गया। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लो या नोट लगा के लिख लो। ये क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन दे देगा तुम्हें समीकरण, उसमें देखना a + b = a + b + c = 0 आ रहा है, उसका एक मूल 1, उसका एक मूल क्या होगा 1, दूसरे का c/a कर लेना, वो दूसरा मूल निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन में कराऊंगा सब सीरीज में, तो देख लेना कि यदि समीकरण देखना, यदि ax² + bx + c = 0 में एक मूल दूसरे का ऋणात्मक हो तो कि यदि एक से अभिव्यक्ति में एक मूल दूसरे का ऋणात्मक हो तो आंसर क्या होगा, तो आंसर होगा b = 0। तो आंसर क्या होगा, याद रखना कि अगर x² + bx, पहले वाली बात करूँ, यदि x² + bx + c = 0 में a b और c तीनों का योग कर लो, जो संख्या दी हुई है x² के मल्टीप्लाई में और x के मल्टीप्लाई में, जो c दे रखा है, तीनों का योग यदि a + b + c = 0 हो गया तो उसका एक मूल तो होगा 1, दूसरा मूल होगा c/a। अगली जो है उसमें देखना, यदि ax² + bx + c = 0, ये तो द्विघात समीकरण है ही। इसमें यदि एक मूल दूसरे का ऋणात्मक हो, यदि एक एल्फा हो तो दूसरा क्या होगा, -α। यदि एक मूल दूसरे का ऋणात्मक हो तो आंसर होगा b = 0, कि यहाँ पर जो दे रखा ना उसको 0 के बराबर लिख दो तो आंसर आ जाएगा। इसका जरा क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन बताते हैं इसका भी कैसे आएगा, ठीक है। ये नोट कर लेना, एक मूल दूसरे का ऋणात्मक हो, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन लिखना, साफ कर दो इसको। क्वेश्चन लिखना कि 5x², क्वेश्चन नंबर 1, 5x² + 1 - λx + 3 = 0 में सीधे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा। ये मतलब क्वेश्चन भी चेंज नहीं होगा, ये ऐसे ही आएंगे, एक मूल दूसरे का ऋणात्मक है ऐसा ही लिखा हुआ आएगा। तो वो यहाँ जो है उसका मान पूछ लेगा, उसकी वैल्यू क्या देखना, 5x² + 1 - λx x² + bx + c, या ये तो हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c। तो समीकरण बन गई ax² + bx + c = 0 में एक मूल दूसरे का, मैंने क्वेश्चन में क्या कराया था, ऋणात्मक है, एक मूल दूसरे का ऋणात्मक है तो लेम्डा का मान क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेम्डा का मान क्या होगा जब दी हुई समीकरण में, जो समीकरण है ax² + bx + c, जो भी समीकरण दे रखी है उसमें एक मूल दूसरे का नेगेटिव हो तो ऋणात्मक लेम्डा का मान उसमें क्या करना। तो देखना b = 0, क्वेश्चन कितना बड़ा लग रहा है ना, मैंने क्या कहा था, ट्रिक क्या है इसकी, b = 0, लेम्डा का मान क्या आएगा, ये b क्या है यहाँ पे 1 - λ इक्वल में 0, तो 1 बराबर जाएगा लेम्डा उधर, 1 बराबर लेम्डा, तो लेम्डा की वैल्यू क्या आ गई 1, ये इसका आंसर लो। यदि कि समीकरण में एक मूल यदि दूसरे का व्युत्क्रम का हल कराएंगे, द्विघात समीकरण जो x² + bx + c तो द्विघात समीकरण होती है, उसमें एक मूल यदि दूसरे का ऋणात्मक हो नेगेटिव हो तो ट्रिक है b = 0। तो कोई वैल्यू पूछेगा वो, अगर एक मूल दूसरे का मतलब नेगेटिव दे रखा हो, ऋणात्मक दे रखा हो, तो वो क्या पूछेगा, किसी की वैल्यू ही पूछेगा, फाइंड करने के लिए बोलेगा।
तो b इक्वल टू 0 कर दो, या b क्या था 1 माइनस लेमडा इक्वल 0 कर दिया, तो लेमडा गया उधर, ये 1 को उधर भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो लेमडा की वैल्यू आ गई 1। इसे शॉर्ट क्या कराएं देख लेना। तो ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण का पार्ट पहला। इसके 2-3 पार्ट और डालेंगे जितने में पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरी हो जाएगी। एक भी इक्वेशन अगर नहीं आए तो वो अपना वादा है, टोटल होगी जितनी भी इक्वेशन सब पूरी होगी। ठीक है, तो हंसते रहिए, सबको हंसाते रहिए, पढ़ते रहिए जितना हो सके। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।